बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दोनों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 26 दिल टूट गया का आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। अगर मारिया को ये मालूम नहीं था कि वो इन दोनों मकार आदमियों की चाल में आ गई थी। बेखबरी के आलम में चलती हुई कुएं के ऊपर घास पर खड़े छत के ऊपर आ गई। जूं ही इसने घास के ऊपर पांव रखा, छत नीचे गिर पड़ी और मारिया को लेटी हुई अंधे कुएं के अंदर आन गिरी। मारिया की एक चीख बुलंद हुई और वो नीचे घास के ढेर पर गिरते ही बेहोश हो गई। मारिया की चीख सुनकर अरजंग ने पलट कर देखा। स्वांग भी भागकर अरजंग के पास आ गया। वो अपनी चाल में कामयाब हो गए थे। मारिया को उन्होंने अपने जाल में फंसा कर अंधे कुएं में गिरा दिया था। वो कुएं के पास भाग कर आए। घास की छत कुएं की तह में गिरी हुई थी। उन्हें मारिया नजर नहीं आ रही थी, मगर जाहिर है वो नीचे ही होगी। अगर वो गिरती ना तो ना छत गिरती और ना कोई चीख की आवाज आती। सवांग ने खुश होकर कहा, देखा मेरी चाल कितनी कामयाब रही। सारी जिंदगी भी कोशिश करते रहते तो इस गैबी चुड़ैल को पकड़ नहीं सकते थे। अब तुम और हम आजाद हैं। बेशक रात को दरवाजे खुले रखकर सो, ये तुम्हारा ताकुब ना कर सकेगी। अर्जन कहने लगा, मैं तुम्हारी अकल की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। तुमने कमाल कर दिखाया। इस औरत मारिया को जो कि दिखाई नहीं देती, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम था जो तुम्हारी चालाकी ने एक पल में कर दिया। इसमें कोई शक नहीं। अब मैं आजाद हूँ और जहाँ चाहे जा सकता हूँ, जहाँ चाहे रह सकता हूँ। अब मैं चीन के शाही खानदान के खिलाफ खुलकर साजिश कर सकूंगा। अब इस कुएं के ऊपर से बंद कर देना चाहिए। वो नीचे से बाहर तो क़यामत तक नहीं आ सकती, क्योंकि कुआं गहरा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अंदर कुएं में घास के ढेर पर मारिया बेहोश पड़ी थी। अरजंग और स्वांग ने इधर उधर से दरख्तों की टूटी हुई शाखें इकट्ठी करके कुएं पर दोबारा छत डाल दी और ऊपर पत्ते और घास बिखेर दिए। यहाँ पर हम ऊपर का निशान बना देते हैं ताकि लोग इसके ऊपर से ना गुजर सके। फिर इसे हाथ नहीं लगाएंगे और मारिया भूख प्यास के मारे अंदर ही अंदर खुद बहुत मर जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा ख्याल है। इस काम से फारग होकर अरजंग और सवांग वापस खानगाह में आ गए। इस रोज अरजंग अपने वतन वापस जाने की तैयारियां कर रहा था कि मंगोल कबीले का एक गोरीला जो कि सराय के मालिक से मिल चुका था वहां पहुंच गया। इधर नाग सराय के मालिक से मिलकर बोला कि वो भी मंगोल कबीले का एक गोरीला है जो इसकी मदद के लिए सरदार ने उसको यहाँ भेजा है। सराय का मालिक बड़ा खुश होकर बोला, खुदा का शुक्र है कि सरदार को कुछ तो मेरा ख्याल आया। भला तुम ही बताओ ये काम मैं अकेला कैसे कर सकता था। नाग ने कहा, बेचारा अरजंग और कमाला तो सख्त नाकाम हो गए। चलो खैर कोई बात नहीं, हम दोनों इस काम को बड़ी खुश असलूबी से अंजाम तक पहुंचाएंगे। सराय के मालिक को यकीन हो गया कि नाग इसी का आदमी है। उसने अंबर के बारे में नाग से पूछा तो उसने बताया कि अंबर भी इसका साथी मंगोल गोरीला है जो दीवार में सेंध लगाने में अपना जवाब नहीं रखता। नाग ने रात वाले साथी के बारे में पूछा तो सराय के मालिक ने बताया कि वो मुंह अंधेरे वापस चला गया था। नाग ने अंबर को भी इसी जगह बुला लिया और मालिक से इसका तारफ करवाया। अंबर ने सराय के मालिक से कहा, वलिया शहजादे को हलाक करने में हम दोनों से जो हो सका हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ये हमारे सरदार का हुक्म है। सराय के मालिक ने कहा, ये बताएं कि शाही महल के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, हमारा सरदार कोई अहमक आदमी नहीं है। इसने हजारों में से हमें चुनकर तुम्हारे पास क्यों भेजा? सिर्फ इसलिए कि हम शाही महल में एक बरस रह चुके हैं। अरजंग और कमाला को हमने ही शाही महल में दाखिल करवाया था। बुरा हुआ इस शाही हकीम का जिसने सांप के जहर का इलाज कर दिया, वरना शहजादे के बचने की कोई उम्मीद ना थी। अंबर ने कहा, अरजंग को सांप और बांसुरी मैंने ही ला कर दी थी। सराय का मालिक खुश होकर बोला, तब तो मेरा आधा काम रह गया है। मुझे तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, बल्कि मेरा बोझ आपने कम कर दिया। अंबर बोला, असल में सरदार ने भी यही सोचा था और यही सोच कर तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए और तुम्हारा हाथ बटाया जाए। सराय के मालिक को अब पूरी तरह एतबार आ गया था कि अंबर और नाग भी इसी कबीले के गुरीले जासूस है। उन्होंने जल्दी से इनके लिए कहवा मंगवा कर कहा, अब साजिश किस तरह तैयार की जाए। अंबर और नाग एक दूसरे की तरफ देखा। वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें मालूम ही नहीं था कि आगे क्या करना है। मगर अंबर ने होशियारी से काम लेते हुए कहा, इसके बारे में कुछ सोचकर कल फैसला करेंगे। ये काम जल्दबाजी का नहीं है। इस सिलसिले में हमें अक्लमंदी और ठंडे दिल से कोई फैसला करना होगा और हर
हालत में इस पर अमल करना होगा। सराय का मालिक बोला, ये बिल्कुल ठीक है, आप मुझसे ज्यादा तजर्बाकार और सियाने हैं, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अंबर और नाग यही तो चाहते थे कि बेवकूफ शख्स पर काबू पाकर इससे अपने मतलब के मुताबिक काम लें। मंसूबा इनका ये था कि इस शख्स को सराय से साथ लेकर किले वाली खानगाह पर जाएंगे और वहाँ अरजंग और सुवांग को गिरफ्तार करवा देंगे और फिर इनके सब साथी कहाँ कहाँ हैं वो भी इनसे मालूम करके इनको सबको गिरफ्तार करवा के इस मंगोलों की सब साजिशें इस तरह से सब खत्म हो जाएंगी। इससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं हो सकती थी। वो हर कीमत पर इस तरकीब पर अमल करना चाहते थे। इसी रात अंबर और नाग अपनी साजिश की तैयारियों में लगे हुए थे कि सराय के मालिक ने आकर इनके दरवाजे पर दस्तक दी। नाग इसे अंदर ले आया। सराय के मालिक ने बताया कि अभी अभी एक गुरीला इसे इत्तला देकर गया है कि यहाँ से 15 मील के फासले पर किले के ऊपर जो पुरानी खानकाह है वहाँ के पुजारी सुवांग से जल्दी मिला जाए और वली अहद को हलाक करने के सिलसिले में अगर इसकी मदद की जरूरत पड़े तो उसे भी साथ ले ली जाए, क्योंकि अरजंग भी इसी वजह से वहाँ मौजूद है। अरजंग का नाम सुनकर अंबर और नाग का माथा ठनका, क्योंकि वो मक्कार आदमी इन दोनों की शक्लों से वाकिफ था। नाग ने जरा सी घबराहट जाहिर की, मगर अंबर ने फौरन संभल कर कहा, मैं समझ गया कौन आया होगा। ठीक है, हम खानकाह में चलकर पुजारी स्वांग और अरजंग से पूरा मशवरा लेंगे। सराय के मालिक ने कहा, तो फिर हमें कल ही खानकाह की तरफ कूच कर जाना चाहिए, क्योंकि गुरीले ने कहा कि सरदार का खास हुक्म है कि एक पल भी जाया न किया जाए, वक्त बड़ा कीमती है। नाग ने कहा, सरदार को फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम कल सुबह ही यहाँ से निकल चलेंगे। सराय के मालिक ने कहा, ठीक है, मैं सुबह के लिए घोड़ों का इंतजाम भी किए देता हूँ, फिर अब सुबह को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सराय का मालिक खुशी खुशी कमरे में से बाहर चला गया और अंबर और नाग अपने कमरे में आ गए। सराय का मालिक इसलिए बड़ा खुश था कि इसकी मदद के लिए 2 और जासूस अंबर और नाग आ गए थे और फिर खानकाह में मशवरा देने के लिए सवांग और अरजंग भी इनकी राह देख रहा है। अंबर ने कमरे में आते ही नाग से हाथ मिलाया और इसकी तारीफ करते हुए कहा, इसने बड़ी होशियारी और दानिशमंदी से काम लेकर सारे मामले को संभाल लिया है। अब सवाल अरजंग का है, इस कमबख्त ने हम दोनों को देखा हुआ है, वो तो पहली नजर में ही मुझे और तुम्हें पहचान लेगा और हमारा राज फाश कर देगा। नाग ने कहा, इसके बारे में भी सोच लेंगे। मेरा तो ख्याल है अरजंग एक जराइम पेशा डाकू और कातिल है, इसने खुदा जाने किस किस को कत्ल कर दिया, मगर अगर तुम वक्त पर शहजादे की मदद ना करते तो इसने शहजादे को भी सांप से डसवा कर हलाक कर दिया था। नाग बोला, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं हो सकता कि अरजंग एक कातिल है, इसके हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। अंबर ने कहा, तो फिर इसका एक ही इलाज है कि इसे खानकाह में जाते ही हलाक कर दिया जाए, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या ख्याल है तुम्हारा? नाग कहने लगा, मेरी राय में इसके अलावा और कोई चारा हो भी नहीं सकता, सिर्फ यही एक रास्ता है जिस पर चलकर हम अरजंग से निजात हासिल कर सकते हैं, वरना वो तो हम दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगा और हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ से हम सराय के मालिक के साथ इकट्ठे चलेंगे। रास्ते में जब पड़ाव होगा तो तुम कोई बहाना बनाकर पहले आगे चले जाना। खानकाह पहुंचकर अरजंग को तलाश करना, वो यकीनन तुम्हें वहीं कहीं मिल जाएगा, बस वो जहाँ मिले वहीं इसका काम तमाम कर देना, फिर तुम आकर हमें राह में मिल जाना, इसके बाद हमारा रास्ता साफ होगा। नाग को ये तजवीज़ पसंद आई। रात को सो गए। सुबह सराय के मालिक तैयार होकर आ गया। सराय के बाहर घोड़े सफर के लिए तैयार खड़े थे। तीनों घोड़ों पर सवार हुए और सराय के मालिक ने खानकाह की तरफ इनकी रहनुमाई शुरू कर दी। मारिया कुएं में बंद थी। रात के बाद दिन निकला तो ऊपर घास की छत में से सूरज की एक आध किरण अंधे कुएं में आ गई। अंधेरे में जरा सा उजाला हुआ। मारिया को सख्त प्यास लग रही थी। वो एक दिन और एक रात से वहां बंद थी। अरजंग और सुवांग का मकसद यही था कि मारिया भूख और प्यास की शिद्दत से अपने आप हलाक हो जाएगी। मारिया का दिल घटने लगा। भूख तो इससे बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास की शिद्दत ने इसका बुरा हाल कर दिया था। इसने कुएं की दीवारों को टटोल कर देखना शुरू कर दिया। कहीं कहीं पुख्ता ईंटों पौधे उगे हुए थे। इसने पौधों को उखाड़कर इनकी जड़ों की रबूबत से अपनी प्यास को किसी हद तक बुझाया। वो सोचने लगे कि या खुदा, इस कैद खाने से कब रहाई मिलेगी। वो खुद को कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस दुआ करने लगी। इधर अंबर और नाग सराय के मालिक को साथ लिए खानकाह की तरफ बड़े चले आ रहे थे। तयशुदा चाल के मुताबिक दोपहर को अंबर ने रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। सराय के मालिक ने कहा, खानकाह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हमें वहीं चलकर आराम कर लेंगे। मगर अंबर ने कहा, मैं तो थक गया हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद नाग अचानक चौंक कर बोला, भाई मुझे तो एक काम याद आ गया। मेरा तुम लोगों से पहले खानकाह पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मैंने ये काम ना किया तो सरदार नाराज हो जाएगा। ये इसका हुक्म था, इस काम को सबसे पहले करूं। सराय के मालिक ने पूछा, भाई वो कौन सा काम है?
कुछ हमें भी तो बताओ। नाग ने कहा, ये राजदारी का काम है, इसके बारे में सवाए सरदार के और कोई नहीं जानता, और सरदार का हुक्म है इसे किसी को ना बताया जाए। अंबर कहने लगा, अच्छा भाई, अगर सरदार का हुक्म है तो फिर हम कौन हैं तुम्हें रोकने वाले? तुम बेशक पहले जाओ, हम खानकाह में तुम्हारा इंतजार करेंगे। सराय का मालिक बोला, भाई जल्दी से वापस खानकाह पहुंच जाना, अरजंग और स्वांग भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। ऐसा न हो कि तुम देर कर दो, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम कोई भी मशवरा नहीं कर सकते और ना किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। नाग ने हाथ मिलाकर कहा, भाई तुम जरा सा भी फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द खानगाह में तुम्हें आन मिलूंगा। तुम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। नाग बड़ी चालाकी से तयशुदा चाल के मुताबिक वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब इसकी मंजिल वो खानकाह थी जहाँ अरजंग रह रहा था। वो सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था। खानकाह वाकई वहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ ही देर बाद नाग को दूर एक टीला दिखाई दिया जिसके ऊपर खानकाह का गुंबद चमक रहा था। नाग समझ गया कि यही वो खानगाह है जहाँ अरजंग और सवांग पुजारी रहते हैं। इसने घोड़ी की रफ्तार तेज कर दी। अभी शाम के साए फैलने ही लगे थे कि नाग खानकाह के दरवाजे पर पहुंच गया। वो नहीं चाहता था कि अरजंग इसे देखकर चौकन्ना हो जाए। वो खानकाह की पिछली तरफ आ गया। यहाँ इसने चट्टानों के दरमियान एक जगह अपना घोड़ा छोड़ दिया। खुद खानकाह के अकबी दीवार के पास आकर आगे चलने लगा। अब एक दरवाजा आ गया। नाग दरवाजे की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। अचानक किसी ने पीछे से जोर से आवाज दी, कौन हो तुम? ठहर जाओ वरना तीर चला दूंगा। नाग ने सोचा कि कहीं ये अरजंग ही ना हो। अगर इसने इसे देख लिया तो इसी जगह बांडा फूट जाएगा। चुनाचे वो बिजली की तेजी के साथ दाएं जानब को घूम गया। इसे कुछ मालूम नहीं था कि इधर एक कोठरी का दरवाजा खुला पड़ा है। नाग तेजी से कोठरी के अंदर घुस गया और इसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही पहरेदार ने बाहर से दरवाजे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। दरवाजा खोल कर बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी नस्लें भी इसे बुला नहीं सकेंगी। नाग को पहरेदार की बकबक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इस दौरान में जून बदलकर सांप बन गया। पहरेदार के साथ दूसरे पुजारी भी आन मिले। उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो हैरान रह गए, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था। वो सब पहरेदार की तरफ देखकर बोले, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, खबरदार फिर कभी इस तरह शोर मचाया। पहरेदार ने कहा, मैं देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से एक नौजवान को इस कोठरी में घुसते और दरवाजा बंद करते देखा। दूसरे पुजारी ने कहा, तो फिर वो कहाँ गुम हो गया? पहरेदार ने कहा, ये मैं क्या जानूं, शायद वो यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। मगर भला नाग इनके हाथ कैसे आ सकता था? वो तो स्याह काले नाग की शक्ल में एक मर्तबान के अंदर छुपा हुआ था। थक हार कर पुजारी पहरेदार को बुरा भला कहते हुए कोठरी से वापस चले गए। कमरे में नाग अकेला रह गया कि सारी खानगाह में बड़ी एहतियात के साथ घूम फिर कर ये मालूम कर ले कि अरजंग किस जगह पर है। फिर जब अरजंग मिल जाए तो इसे फौरन डस कर मार डाले। नाग ने बाहर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। कोठरी से बाहर शाम का अंधेरा फैल रहा था। वो दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ खानकाह के कमरे में यानी इबादतगाह की तरफ आ गया। इबादतगाह में लोग पूजा कर रहे थे। सांप यहाँ भी बड़ी एहतियात से दीवार के साथ साथ लग कर चल रहा था। जरा खतरा महसूस होता तो फौरन एक तरफ को दबक जाता। खतरे का एहसास दूर होता तो फिर रेंगना शुरू कर देता। कभी मौका मिलता तो सर उठाकर लोगों को भी देख लेता, कहीं अरजंग तो नहीं बैठा है। अरजंग बड़ी इबादतगाह में नहीं था। सांप वहाँ से बाहर आ गया। इसने घूम फिर कर सारे कमरे देख लिए। अब सिर्फ पुजारियों की कोठरियाँ रह गई थी। इसने कोठरियों को भी चक्कर लगाने शुरू कर दिया। अचानक इसने देखा कि अरजंग एक कोठरी में से बाहर निकलकर खानकाह की ड्योढ़ी की तरफ चल पड़ा। सांप होशियार हो गया। अरजंग इससे दूर था, फिर भी वो दीवार पर चढ़कर तेजी से खानकाह के बाहर खड़े घोड़ों पर सवार हो गया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। अब तो नाग के लिए भी यही एक रास्ता रह गया था कि वो भी अरजंग के घोड़े पर सवार होकर पीछा करे। वो इसी वक्त हुंकार मारकर इंसान के रूप में आ गया। चट्टानों के पीछे से इसने अपना घोड़ा पकड़ा और इस पर सवार होकर जिधर अरजंग को देख लिया था, शाम के अंधेरे में वो जंगल में जा रहा था। नाग ने इसका भी ताकब शुरू कर दिया। अरजंग एक जगह पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा। नाग भी घोड़े पर से उतर आया। इसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और चुपके से अरजंग की तरफ बढ़ने लगा। अरजंग असल में इस जगह आ गया था जहाँ कुएं के अंदर मारिया जिंदा दफन की जा रही थी। कुएं में मारिया का बुरा हाल था। प्यास की शिद्दत से इसकी जबान पर कांटे पड़ गए थे। भूख ने इसे नडाल कर रखा था। वो नीम बेहोशी के आलम में कुएं के अंदर सूखी घास के ढेर पर पड़ी थी। अरजंग ये मालूम करने आया था कि अंदर मारिया मर गई है या जिंदा है, और वो इसे देख तो नहीं सकता था, लेकिन इसने सोचा था कि वो मारिया को आवाज नहीं देगा बल्कि थर रगड़कर शोला पैदा करेगा और इसे कुएं में फेंक कर आग लगा देगा। नाग इस वक्त फनकार मारकर सांप के जून में आ गया। वो अरजंग के अकब में एक दरख्त की ओट में आकर बैठ गया और देखने लगा कि अरजंग क्या करता है। अरजंग ने कुएं के ऊपर पड़ी हुई छत एक तरफ हटाई और अंदर झांक कर देखने लगा। नाग बड़ा हैरान हुआ कि ये अंदर क्या झांक रहा है। इतने में अरजंग ने एक आवाज दी, ए गायबी चुड़ैल, क्या तू अभी तक जिंदा है? अरजंग ने ये सवाल बार बार दोहराया। कुएं में से कोई आवाज
आवाज न आई। अरजंग ने एक कहका लगाकर कहा, गैबी चुड़ैल, आखिर तू मेरे काबू में आ गई। तूने गायब रहकर हम लोगों को बेहद तंग किया था, मगर अब तू मेरे इंतकाम से बच न सकेगी। मैं इस कुएं में आग लगा रहा हूँ और इसको एक दोजख की तरह जलाकर राख कर जाऊंगा। तुम भी इसके अंदर मर जाओगी। नाग का माथा ठनका के कुएं के अंदर कहीं मारिया न हो, क्योंकि निशानियां सारिया मारिया की मिल रही थी। हो सकता है अरजंग ने अपनी मकारी से काम लेकर इसे कुएं में गिरा दिया हो और अब इसे जलाकर भस्म करने की तैयारियां कर रहा है। नाग ने फैसला कर लिया कि आग लगाने से पहले पहले अरजंग को डस देना बहुत जरूरी है। अरजंग वो पत्थरों को रगड़ रगड़ कर आग जलाने की कोशिश कर रहा था कि सांप इसके पीछे आ गया। सांप ने अपना फन फैलाकर जोर से फुनकार मारी। अरजंग ने खौफजदा होकर पीछे देखा। अपनी आंखों के सामने एक स्याह कालीन सांप को फन फैलाकर बार बार जुबान बाहर निकालते और जूमते देखकर इसकी तो जान ही निकल गई। इसने का सांस खुश्क हो गया। अरजंग ने जमीन पर से दरख्त की कटी हुई शाख उठाकर सांप की गर्दन पर मारने की कोशिश की। सांप ने लपक कर इसकी गर्दन पर डस दिया। अरजंग के मुंह से एक चीख निकल गई। इसका हाथ दरख्त की शाख पकड़े ही रह गया। इसका जिस्म गर्म होकर फटने लगा। खून इसके नाक, कान और मुंह से बहना शुरू हो गया। वो गिर पड़ा। सांप फौरन अपनी असली इंसानी शक्ल में आ गया। अरजंग ने गौर से नाग को देखा और देखते ही रह गया। तुम हो? नाग ने कहा, हाँ मैं हूँ नाग, तुम्हारा दुश्मन, जैसे जालिम कातलों का दुश्मन। बताओ इस कुएं में कौन है? अरजंग के मुंह से आखिरी अल्फाज निकले, नहीं बताऊंगा, नहीं। और अरजंग की गर्दन ढलक गई और वो मर गया। नाग ने इसे वहीं छोड़ा और कुएं के अंदर मुंह करके आवाज दी, मारिया बहन, मैं नाग बोल रहा हूँ। अगर तुम कुएं के अंदर हो तो आवाज दो, मैंने अरजंग को हलाक कर दिया है। कुएं के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, नाग भाई, नाग भाई। नाग तो बेचैन हो गया। कुएं के अंदर सचमुच मारिया ही थी और अगर वो जरा देर कर देता तो अरजंग आग लगाकर इसे भस्म कर चुका होता। नाग ने कुएं में मुंह डालकर दोबारा कहा, मारिया बहन घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। नाग भाई। नाग भाग कर घोड़े के पास गया। एक मजबूत रस्सा हमेशा घोड़े पर रखता था नाग। वो रस्सा लेकर कुएं के पास आ गया। एक दरख्त के साथ इसने रस्सा बांधा, पानी की छागल साथ ली और रस्सा कुएं के अंदर फेंक कर नीचे उतर गया। मारिया बहन तुम कहाँ हो? मारिया ने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ नाग भाई। टोल टटोल कर नाग मारिया के पास पहुँच गए। इसने छागल से मारिया को पानी पिलाया। पानी पीकर इसे कुछ होश आया तो इसने कहा, नाग भाई खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। अगर आज की रात कोई ना आता तो सुबह तक मैं मर गई होती। नाग ने कहा, मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ मारिया बहन। मारिया ने पूछा, अंबर भाई कहाँ है? तुम खामोशी से आराम करो, वो भी यही है, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। नाग ने मारिया को अच्छी तरह से रस्से के साथ बांध दिया। फिर पहले खुद ऊपर आया, फिर बड़ी मुश्किल से रस्से को घोड़े के साथ बांध कर इसे आगे चलाया। घोड़े के जोर लगाने से रस्सा मारिया को लेकर कुएं से बाहर आ गया। मारिया नीम बेहोश थी। नाग ने मारिया को पानी पिलाया, इसके मुंह पर छींटे मारे, फिर कहीं जाकर इसे पूरी होश आई। नाग को मारिया ने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह अरजंग और पुजारी स्वांग ने इसे धोखा देकर जंगल में अपने पीछे लगा लिया और फिर बड़ी मक्कारी से इसे अंधे कुएं में गिरा दिया। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं ऐन वक्त पहुंच गया, वरना इन लोगों ने तुम्हें मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मारिया ने अंबर के बारे में पूछा। नाग ने बताया, अंबर और सराय का मालिक पीछे पीछे आ रहा है। हमने एक बड़ी खतरनाक चाल चली है। मैंने और अंबर ने सराय के मालिक पर यह जाहिर किया है कि हम भी मंगोल हुन कौम के हैं और इनके साथी हैं। हमें भी कबीले के सरदार ने वली शहजादे के कत्ल में इनकी मदद के लिए भेजा है। मारिया ने कहा, मगर खानकाह में तो अरजंग भी मौजूद है, वो अभी अभी यहाँ था, कहाँ चला गया? नाग ने मारिया को अरजंग की लाश दिखाकर कहा, ये देखो इसकी लाश, मैंने इसे खत्म कर दिया है। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। स्वांग पुजारी हमें नहीं पहचानता, वो हमारी बातों पर भरोसा करेगा जिस तरह सराय के मालिक ने किया है। बस अब हम जिस तरह से चाहे इन्हें हम पर लगाएंगे और शाही महल ले जाकर गिरफ्तार करवा देंगे। मारिया ने कहा, तुम लोगों ने बड़ी अच्छी चाल सोची है, चलो खानकाह चलते हैं, मुझे सख्त भूख लगी हुई है। नाग ने कहा, इस वक्त मेरे पास खुश्क मछली मौजूद है, तुम थोड़ी सी वो खा लो ताकि तुम्हें कुछ हौसला हो। नाग ने मारिया को घोड़े के साथ लटके हुए झोले में से खुश्क बुनी हुई मछली के कुछ टुकड़े दिए और फिर इसे साथ लेकर वो इस खानकाह की तरफ चल पड़ा। इस दौरान में अंबर और सराय का मालिक खानकाह पहुंच गए थे। वो एक कमरे में आराम कर रहे थे। बड़े पुजारी स्वांग को इत्तला कर दी गई थी, सरदार की तरफ से भेजे गए जासूस इनसे मिलने आए हैं। नाग भी मारिया को लेकर खानकाह पहुंच गया। इसने मारिया को अपने पीछे आने को कहा और खुद इस कमरे में आ गया जहाँ अंबर और सराय का मालिक मौजूद था। अंबर ने नाग को देखते ही कहा, क्या काम कर लिया नाग भाई? इसका इशारा इसकी तरफ था कि
क्या नाग ने अरजंग का खात्मा कर दिया? सराय का मालिक इस इशारे को न समझ सका, मगर नाग समझ गया। इसने कहा, अंबर भाई, आपकी दुआ से काम अच्छी तरह हो गया है। अंबर बहुत खुश हुआ कि अरजंग का कांटा रास्ते से निकल गया। नाग किसी न किसी तरह सराय का मालिक की मौजूदगी में ही अंबर को बताना चाहता था। मारिया भी मिल गई है और इसके साथ ही है। मारिया अंदर कमरे में आकर एक तरफ खड़ी थी और अपने भाई अंबर को बड़े शौक से देख रही थी। इस तरह के एक मुद्दत की बिछड़ी हुई बहन अपने भाई को देखी है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। इससे रहा न गया, वो चुपके से आगे बढ़ी और अंबर के कान के करीब बुलाकर बोली, तुम पर सलामती हो मेरे भाई, मैं मारिया हूँ। अंबर के कान में मारिया की आवाज पड़ी तो वो बेहद खुश हुआ। इसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। सराय के मालिक के सामने तो इससे बात नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ इतना किया, नाग की तरफ मुंह करके बोला, नाग भाई, तुमसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। सराय के मालिक ने हैरानी से पूछा, मगर तुम तो अभी अभी जुदा हुए थे, तुम्हें जुदा हुए ज्यादा देर नहीं हुई, ये खुशी का इजहार कैसा? अंबर ने जल्दी से कहा, भाई तुम्हें नहीं मालूम, हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम जब थोड़ी देर के लिए भी अलग होकर दोबारा मिलते हैं तो हमें इतनी ही खुशी होती है कि हम बयान नहीं कर सकते। राय के मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नाग बोला, अंबर भाई, मुझे खुद तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। अगर हम इस खानकाह में ना आते तो फिर खुदा जाने कब मुलाकात होती। सराय के मालिक ने परेशान सा होकर कहा, भाइयों, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम आपस में मिलने पर इतनी खुशी का इजहार क्यों कर रहे हो, जबकि तुम अभी कुछ देर पहले एक दूसरे के साथ साथ सफर कर रहे थे? अंबर हंसते हुए बोला, भाई, तुम हमारी आपस की मोहब्बत को नहीं समझ सकते। इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि स्वांग पुजारी कब आ रहा है? सराय के मालिक कहने लगा, मैंने आदमी तुम्हारे सामने भेज दिया है, बस आने वाला ही है। अंबर ने कहा, भाई, मेरा तो ख्याल है कि तुम खुद से जाकर लाओ, हमने बड़ी जरूरी बातें करनी है। और सरदार ने कहा था कि हरगिज का जाया ना किया जाए। नाग ने जानबूझकर अंबर की तायद करते हुए कहा, मेरा भी यही ख्याल है भाई कि तुम खुद जाकर स्वांग को ले आओ, क्योंकि हो सकता है वो देर कर दे। सराय के मालिक का उठने का कोई इरादा तो नहीं था, मगर इसे मजबूरन उठना ही पड़ा। जब उठकर खड़ा हो गया तो बोला, भाइयों, अगर मजबूर करते हो तो मैं खुद जाकर स्वांग पुजारी को ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर सराय का मालिक कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाहर जाते ही अंबर ने हाथ हिलाकर मारिया के सर पर फेरा और कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी तलाश में हम जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरे। हर हम चीन के शाही दरबार में गए, यहाँ भी तुम्हारी तलाश जारी रखी। यहाँ कहीं तुम्हारी इत्तला मिलती कि तुम्हें महसूस किया गया है, हम फौरन उस जगह पहुँच जाते। खुदा का शुक्र है कि अब तुम हमें मिल गई हो। अंबर ने नाग की जुबानी जब ये सुना कि अरजंग ने मारिया को एक अंधे कुएं में फेंक दिया था और पुजारी स्वांग भी इस साजिश में बराबर का शरीक था तो उसे बेहद दुख हुआ। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ नाग कि तुमने अरजंग का काम तमाम करके इससे अगले पिछले सारे बदले ले लिए। हम इस पुजारी स्वांग को भी अपनी बहन मारिया पर किए गए जुल्म का मजा जरूर चखाएंगे। नाग ने कहा, अगर तुम इजाजत दो भाई तो मैं अभी पुजारी स्वांग को डस कर अरजंग के पास जहन्नम में पहुंचा देता हूँ। अंबर ने कहा, नहीं भाई, अभी इसकी जरूरत नहीं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी इन लोगों के साथ शामिल होकर हमने इनसे बड़ा काम लेना है। मारिया ने कहा, मुझे खुशी हुई नाग भाई ने मासूम वली है शहजादे की जान ऐन वक्त पर बचा ली, वरना कमाला और जंग ने तो इस पर सांप छोड़ दिया था। नाग को बोला, छोड़ क्या दिया था, बल्कि सांप ने तो डस भी लिया था। वो तो शहजादे की खुशकिस्मती थी कि हमें वक्त पर इतला मिल गई, नहीं तो शहजादे की जान नहीं बच सकती थी। अभी वो बातें ही कर रहे थे, दरवाजे के बाहर आदमियों के कदमों की चाप सुनाई दी। आ रहे हैं। मारिया बहन, अब तुम हमारे साथ साथ रहना, अलग होकर रहने की कोई जरूरत नहीं। मारिया ने कहा, अरजंग ने मेरे बारे में पुजारी स्वांग को बता दिया था कि एक रैबी चुड़ैल इसके पीछे लगी हुई है, इसलिए पुजारी स्वांग से खबरदार होकर रहने की जरूरत है। हाँ, तुम इससे होशियार रहना और दूर रहने की कोशिश करना। का दरवाजा खुला और सराय का मालिक पुजारी स्वांग को लेकर अंदर दाखिल हुआ। सराय के मालिक ने आगे बढ़कर पुजारी स्वांग से अंबर और नाग का तारफ करवाया। ये अंबर और नाग हैं। सरदार ने मंगोलिया से इन्हें हमारी मदद के लिए खास तौर पर भेजा है। मेरा ख्याल है स्वांग, तुम इनसे मिलकर जरूर खुशी महसूस करोगे, क्योंकि इनके आने से हमारा काम आसान हो जाएगा और बोझ भी हल्का हो जाएगा। मक्कार पुजारी स्वांग ने बड़ी तेज नजरों से अंबर और नाग को सर से लेकर पांव तक देखा। अंबर और नाग ने पुजारी की आंखों की आरी भांप ली, मगर वो बिल्कुल नहीं घबराए, इन्हें इसलिए कि वो इससे पहले कई मकार लोगों को भुगता चुके हैं। पुजारी ने अंबर से पूछा, क्या तुम मंगोलिया के रहने वाले हो? अंबर, जी हाँ, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरा ताल्लुक शान कबीले से है। इतना कुछ अंबर ने पहले ही से मालूम कर लिया था और फिर इसमें एक खास कुव्वत थी कि वह हर जबान समझ लेता था और बोल भी सकता था। इसने मंगोलिया जबान में पुजारी से बातें करना शुरू कर दी, मगर पुजारी को ये जबान बहुत मामूली आती थी। इसने घबरा कर कहा, बस मैं ये जबान रवानगी से नहीं बोल सकता भाई। अच्छा ये बताओ कि सरदार ने तुम्हें और क्या क्या हदायत दी हैं? अंबर बोला, सरदार ने हमें सबसे बड़ी हदायत यही दी है कि खानकाह में जाकर तुमसे और अरजंग से मुलाकात की जाए, अरजंग को वापस भिजवा दिया जाए और तुम लोग वलिया शहजादे को कत्ल करने में स्वांग की मदद करो। राय के
मालिक ने कहा मेरी भी मदद करो। अम्बर बोला हाँ, तुम्हारी भी मदद करने के लिए सरदार ने कहा था। स्वांग पुजारी कहने लगा कि मेरे ख्याल में तुम इतना बड़ा काम नहीं कर सकोगे, इसलिए ये काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। अम्बर और नाग मेरी मदद करेंगे, तुम चाहो तो वापस अपनी सराय में जा सकते हो। असल में सराय का मालिक यही चाहता था, मगर ऊपर से उसने कहा मगर मैं भी इस मुहिम में शरीक होकर अपने मुल्क की और अपनी अवाम की कबीले की खिदमत करना चाहता हूँ। जारी स्वांग ने कहा तुम फिर किसी वक्त कर लेना, अभी तुम चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि इतने ज्यादा आदमी इस काम पर निकले तो पकड़े जाने का डर है। बस हम तीनों ही काफी हैं। सराय के मालिक ने कहा तो फिर इजाजत दो, लेकिन मैं जरा अरजंग से तो मिल लूं, बड़ी देर बाद इससे मुलाकात हो रही है। कहाँ है अरजंग? जारी स्वांग कहने लगा आओ इसके कमरे में चलते हैं, ये साथ वाले कमरे में ही रहता है। जारी स्वांग अम्बर और नाग वगैरह को लेकर अरजंग की कोठरी में आ गए। मारिया दिल ही दिल में बड़ी हंस रही थी कि अरजंग की लाश तो कुएं के पास जंगल में पड़ी है। नाग भी दिल में खुश हो रहा था। कमरे को खाली देखकर पुजारी स्वांग कुछ परेशान होकर बोला वो कभी इस वक्त रात को घर से बाहर नहीं निकला। नाग ने कहा हो सकता है खानकाह के अंदर इबादत कर रहा हो। नहीं, वहाँ से मैं आ रहा हूँ, खानकाह में वो नहीं है। अम्बर ने कहा तो फिर कहाँ जा सकता है? जारी बोला मेरा ख्याल है कि वो कहीं जंगल में न चला गया हो। जंगल में? वो किस लिए? जारी ने कहा दरअसल बात यह है, अरजंग के पीछे एक गायबी चुड़ैल लग गई थी। हमारी मंगोल कौम की दुश्मन और चीन के लोगों की दोस्त थी। इसे जादू के जोर से गायब कर दिया गया था। वो खुद सबको देख लेती मगर खुद किसी को नजर न आती। हमने इसे मार डालने का एक मंसूबा तैयार किया। जंगल में जाकर एक अंधे कुएं पर घास की छत डाली। बहाने से इस गायबी चुड़ैल को अपने पीछे लगाकर अंधे कुएं में फेंक दिया। अब तक गायबी चुड़ैल कुएं के अंदर दम तोड़ चुकी होगी। नाग ने कहा तो तुम्हारा ख्याल है कि अरजंग वहाँ गया होगा? जारी बोला हो सकता है। नाग ने कहा तो फिर वहाँ चलकर देख लेते हैं, कहीं अरजंग किसी मुसीबत में फंस ना गया हो। पुजारी स्वांग का ख्याल अरजंग के पीछे जंगल में जाने का ना था, मगर जब नाग ने ये बताया कि हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गया हो, तो उसने कहा हाँ हाँ चलो जंगल में इस अंधे कुएं पर चलते हैं, कहीं अरजंग वहीं ना गया हो। वो सारे कमरे से बाहर निकल गए। मारिया वहीं ठहरी रही। वो पुजारी की बातें सुन सुनकर दिल में बहुत हंस रही थी। जिस औरत को वो अपनी तरफ से अंधे कुएं में फेंक कर मार आए थे, वो इस वक्त इसके पास बैठी हुई थी। मारिया ने वहीं बोर्चिखाने में जाकर थोड़ा बहुत खाना खाया और तख्त पर लेट गई। जारी स्वांग सराय के मालिक अम्बर और नाग को लेकर मशल की रोशनी में जंगल में से होकर इस मकाम पर आ गया जहाँ अंधा कुआं था, जिसमें वो मारिया को फेंक गए थे। सबसे पहले जब पुजारी ने ये देखा अंधे कुएं के ऊपर से छत गायब है, तो वो अंगश बदंदा होकर रह गया। अरे इस कुएं के ऊपर से शाहों की छत किसने उतार दी? हम तो यहाँ घास फूस की छत डालकर गए थे। किसने मशल की रोशनी में झुक कर नीचे कुएं में देखा? रोशनी में सारा कुआं खाली दिखाई दे रहा था। पुजारी बोला हो सकता है गायबी चुड़ैल नीचे मरी पड़ी हो, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आ सकती। मगर सवाल ये है कि कुएं के ऊपर से छत किसने उठाकर फेंक दी और अरजंग कहाँ है? आपको मालूम था कि इसकी लाश कहाँ पड़ी है। इसने जान बूझकर एक तरफ जाकर झूठ मूठ चौंक कर कहा ये किसकी लाश है? जारी स्वांग राय का मालिक और अम्बर भाग कर इधर गए। जारी ने अरजंग की लाश फौरन पहचान लिया। अरे ये तो अरजंग की लाश है, इसे कत्ल किसने किया? नाग ने लाश पर झुक कर देखा और कहा अरजंग को कत्ल नहीं किया गया, इसे किसी सांप ने काटा है। देखो इसका सारा जिस्म नीला पड़ गया है, ये सांप के जहर का असर है। जारी को अरजंग की मौत का बड़ा दुख हुआ। सराय का मालिक बोला इस जंगल में जहरीले सांप बहुत होते हैं। बेचारा गायबी चुड़ैल को देखने आया था कि सांप ने डस लिया। अब क्या हो सकता है? हमें इसकी रूह की बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। अम्बर बोला हम इसकी लाश को जमीन में दफन कर दें, नहीं तो यहाँ चीले और कौवे तो क्या सुरख चूंटियां ही इसके सारे जिस्म को खाकर हजम कर जाएंगी। उन्होंने मिलकर एक गड्ढा खोदा और इसमें अरजंग की लाश को दफन कर दिया। अरजंग की लाश को दफन करने के बाद वो वापस खानकाह में आ गए। अम्बर और नाग का ख्याल था कि मारिया भी गायब हालत में इनके साथ चल रही होगी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो पुजारी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अम्बर और सराय का मालिक चारपाई पर बैठ गए। जारी एक बड़ी सी इसी पर बैठ गया। नाग को भी मारिया दिखाई नहीं दे रही थी, वो तख्तपोश पर लेटी लेटी सो गई थी। नाग ने तख्तपोश खाली देकर इस पर बैठ गया। बैठते ही हड़बड़ा कर उठ बैठा। खुदा का शुक्र है कि मारिया के मुंह से चीख नहीं निकल गई। फिर भी इसने एक आह सी भरी, जिसको पुजारी ने सुन लिया। वो नाग के हड़बड़ा कर उठने से शक में पड़ गया। जल्दी से बोला ये अभी अभी किसी लड़की ने आह भरी थी। नाग तुम हड़बड़ा कर तख्तपोश से क्यों उठे हो? क्या तुमने अपने नीचे किसी इंसान को महसूस किया है? मारिया ये सुनकर जल्दी से उठकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। नाग ने कहा नहीं नहीं, तो मैंने तो अपने नीचे किसी इंसान को महसूस नहीं किया। मकार पुजारी ने कहा फिर तुम एकदम हड़बड़ा कर क्यों उठे थे? नाग ने अक्लमंदी से काम लेते हुए कहा मुझे तो तख्तपोश पर कांटा सा चुभ गया था। स्वांग पुजारी ने कहा मुझे शक है कि वो गायबी चुड़ैल कुएं में से निकलकर आजाद हो गई है, वरना ये कैसे हो सकता है कि कुएं की छत गायब हो और फिर मैंने कुएं पर रस्से के निशान भी देखे थे। नाग ने कहा मगर वो गायबी चुड़ैल कुएं से बाहर कैसे आ सकती थी?
अंबर बोला, जंग इसे बाहर निकाल नहीं सकता था। सराय का मालिक कहने लगा, जो कुछ भी हो हमें यही समझना चाहिए कि गैबी चुड़ैल कुएं से बाहर आ चुकी है और हमारा पीछा कर रही है। हमें हर वक्त हर पल इससे खबरदार रहना होगा। सराय का मालिक डरते हुए कहने लगा, क्या मालूम कि वो इस वक्त भी इसी कमरे के अंदर मौजूद हो। अंबर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? नहीं भाई, तुम गैबी चुड़ैल को नहीं जानते। पुजारी बोला, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी इससे टक्कर हुई थी। वो अगर कुएं से बाहर है फिर हर जगह पहुंच सकती है। हमें इस कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। अंबर, नाग और मारिया घबरा गए क्योंकि नाग ने इशारों से अंबर को बता दिया था कि मारिया इस कमरे में मौजूद है। मारिया दरवाजे के पास जाकर खड़ी होगी। सराय के मालिक और पुजारी ने उठकर कमरे में मारिया को तलाश करना शुरू कर दिया। वो दोनों बाजू खोलकर इधर उधर हाथ घुमा रहे थे। अगर मारिया वहां होती तो जरूर इसे हाथ टकरा जाते। अंबर और नाग भी मारिया को तलाश कर रहे थे, मगर उन्होंने हाथ फैलाकर मारिया को अपनी हिफाजत में ले लिया था। जिधर जिधर अंबर और नाग बाजू फैलाई जाते, मारिया इनके पीछे पीछे जाती। आखिर अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है गैबी चुड़ैल इस कमरे में नहीं है। नाग बोला, मेरा भी यही ख्याल है। सराय का मालिक कहने लगा, अगर वो होती तो अब तक जरूर किसी न किसी से टकरा जाती। वो यहाँ नहीं है, वो जरूर अंधे कुएं में हलाक हो गई है। पुजारी सर झुकाकर बोला, हो सकता है कि तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि वो यहाँ मौजूद है। अगर कमरे के अंदर नहीं है तो कमरे से बाहर किसी जगह खड़ी हमारा इंतजार कर रही है। हम बाहर निकलें और वो हमारा ताक़ुब शुरू कर दे और मौका मिलते ही हम पर हमला कर दे। मारिया को पुजारी पर सख्त गुस्सा आया कि कमबख्त को कैसा शक पड़ गया है। नाग और अंबर ने भी सोचा कि ऐसा गधा है कि एक बात के पीछे ही पड़ गया है, इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बहरहाल इन्हें इस बात की खुशी हो गई थी कि मारिया बच गई है। अब पुजारी ने कहा, हमें अपनी खुफिया कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। जरूर जरूर, सराय के मालिक ने कहा। पुजारी बोला, सबसे पहली बात ये है कि सराय के मालिक को सुबह ही वापस सराय में चले जाना है ताकि वो वहां जाकर अपना काम करता रहे और हमारा बोझ हल्का हो। ज्यादा आदमी अक्सर मुसीबत का बायस बन जाते हैं। क्यों अंबर, तुम्हारा क्या ख्याल है? अंबर ने कहा, मुनासिब ख्याल है, ये वापस ही चला जाए तो अच्छा है। हम अकेले वलीअहद को खत्म कर सकते हैं और फिर हमें शाही महल के चप्पे चप्पे का हाल मालूम है। सराय का मालिक बड़ा खुश हुआ कि इसकी जान छूटी। वो इस कदर खतरनाक काम पर नहीं जाना चाहता था जहाँ इसकी जान को कदम कदम पर खतरा था। इसने कहा, जैसे आपका हुक्म मैं वैसे ही करूँगा। मैं सुबह ही वापस अपनी सराय में चला जाऊँगा, वहाँ रहकर काम करूंगा। पुजारी बोला, ठीक है, तुम चले जाना। अब अंबर, तुम ये बताओ कि शाही महल का हदूदो रकबा क्या है? महल ने कहा, शहनशाह, चीन का शाही महल बहुत बड़ा है। वो एक बहुत ही खूबसूरत झील के किनारे आबाद है। पुजारी ने कहा, इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जिस वली शहजादे को हमने कत्ल करना है वो कहाँ होता है? अंबर कहने लगा, वली शहजादा अपनी वालदा मलका चीन के साथ मलका के महल में रहता है। मलका का कमरा शाही महल के मगरबी जानब है। वहाँ दिन रात सिपाही तख्त पहरा देते हैं। पुजारी बोला, कोई ऐसी जगह है जहाँ से हम शाही महल के अंदर दाखिल हो सकें? ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता है। ये रास्ता महल की मशरकी जानब एक दीवार में है। इस दीवार में एक पुराना दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। इस दरवाजे में सुराख करके हम रात के वक्त महल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। पुजारी ने पूछा, फिर इसके बाद हम वली शहजादे की तक किस तरह पहुँच सकते हैं? के लिए हमें महल के सहन में से होकर बाएं जानब एक बारादरी पर चढ़ना होगा। इस बारादरी से एक रास्ता नीचे महल के एक कमरे में जाता है। रास्ते में अगर पहरेदारों को हम कत्ल करते चले जाएं, तो वो बरामदों और एक कमरे में से गुजरकर हम मलका चीन के सोने के कमरे में पहुंच जाएंगे। वली शहजादा भी इसी ख्वाबगाह में हमें मिलेगा। पहले शहजादा अलग एक कमरे में अपनी खादमा की निगरानी में सोता था, लेकिन जब से शहजादे पर कातलाना हमला किया गया है, मलका इसे हमेशा अपने साथ ही सुलाती है। पुजारी बोला, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें शहजादे के साथ साथ मलका को भी हलाक करना होगा, क्योंकि जाहिर है जब हम शहजादे के गले पर हंजर चलाएंगे तो वो शोर मचाएगी और शोर की आवाज सुनकर इसकी माँ भी उठ पड़ेगी और फिर हमारी गिरफ्तारी यकीनी हो जाएगी। अंबर ने नाग से पूछा, तुम क्या मशवरा देते हो नाग? नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें बेहोश कर देने वाली दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बेहोश कर देने से हम बड़ी आसानी के साथ मलका की जान पर हाथ डाले बगैर वलीअहद को उठाकर ले जाएंगे या इसे वहीं हलाक कर देंगे। ये ख्याल मुझे पसंद आया। पुजारी स्वांग बीच में बोल पड़ा, बेहोश कर देने वाली दवाई मेरे पास मौजूद है। इस दवाई की मदद से मलका कनीजों और शहजादे को बेहोश कर देंगे और फिर इसे उठाकर ले जाएंगे। रास्ते में खतरा महसूस हुआ तो इसे वहीं खत्म कर देंगे। राय के मालिक बोला, बेहतरीन चाल है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कल ही ये काम कर डालना चाहिए। नाग बोला, ठीक है, हम सुबह सुबह दारा हुकूमत की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ चलकर बेस बदल कर गोड़ू वगैरह की तजारत करेंगे और किसी वक्त रात के अंधेरे में शाही महल पर हमला कर देंगे। चलो ठीक है, ये बात तय हो गई। अब
मैं चल कर कल के सफर के लिए बंदोबस्त करता हूँ। सुबह तुम सब लोग तैयार रहना। सराय का मालिक अपने घर की तरफ रवाना हो गया और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस खुफिया इजलास के बाद सराय का मालिक नाग के साथ ही इसी कमरे में रात बसर करने के लिए रह गया और पुजारी स्वांग अगली सुबह का वादा लेकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। अंबर और नाग अकेले नहीं थे, वो आपस में खुल कर बात भी नहीं कर सकते थे। मारिया भी इसी कमरे में मौजूद थी। सराय के मालिक की वजह से वो भी कोई बात नहीं कर सकती थी। सराय का मालिक सोने का नाम ही नहीं लेता था, बातें ही किए जा रहा था। एक बात खत्म होती तो दूसरी शुरू कर देता। असल में वो वापस अपने घर जाने पर बहुत खुश था। फिर इसने गैबी चुड़ैल की बातें शुरू कर दी और कहने लगा, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं तो कभी किसी से नहीं डरता। अगर कोई गैबी चुड़ैल है तो बेशक मेरे सामने आए, एक ऐसा झापड़ दूंगा कि कलाबाजियां खाती नजर आएगी। मारिया इसकी बातों पर सख्त पेचोताब खा रही थी, मगर मजबूर थी। सराय के मालिक को इसकी बातों का जिंदा सबूत नहीं दे सकती थी। आहर नाग ने कहा, अगर यहाँ गैबी चुड़ैल आ गई तो तुम लंगोटिया थाम कर यहाँ से भागते नजर आओगे। गैबी चुड़ैल में इतनी जुर्रत है कि मेरे सामने आए। मारिया गुस्सा खाकर और कड़वा कूड़ पी कर रह गई। इसने सोचा वो सराय के मालिक को रास्ते में जाकर पकड़ेगी और इसकी तौहीन वाली बातों का इसे जरूर जवाब देगी। थोड़ी देर बाद सराय का मालिक सो गया और जोरदार खराटे लेने लगा। नाग ने मारिया को आहिस्ता से आवाज दी, मारिया क्या तुम यहाँ पर हो? मारिया ने सरगोशी में कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ। मुंह अंधेरे पुजारी स्वांग ने आकर सबको जगा दिया। वो चीन के दारा हुकूमत की सफर की तैयारियां करने लगे। अंबर और नाग को मालूम था कि मारिया किस जगह सो रही है। उन्होंने स्वांग और सराय के मालिक को इस तरफ जाने ही ना दिया। मारिया एक तरफ सबसे अलग थलग होकर कोने में मटकू के पीछे कंबल ओढ़े सो रही थी। शोर सुनकर वो भी उठ बैठी। नाग किसी बहाने मटकू के पास आया और उसने सरगोशी में मारिया के कान में कहा, प्यारी पकड़ लो मारिया बहन। मारिया उठकर इसी जगह छुपी बैठी रही और दरवाजा खुलने का इंतजार करती रही। पुजारी स्वांग ने सफर की तैयारी कर रखी थी। खानगाह के बाहर घोड़े तैयार थे। एक फालतू घोड़ा भी साथ था जिस पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। इसने सोने के बहुत से सिक्के भी रख लिए थे ताकि रास्ते में काम आए। सराय का मालिक बुरा मुंह बनाकर बड़बड़ाता हुआ उठा। उसे नींद प्यारी थी, मगर पुजारी स्वांग ने इसकी पीठ पर लात मारकर कहा, उठते हो या उठाकर बाहर फेंक दूं? उठता हूँ भाई स्वांग, नाराज क्यों होते हो? सराय का मालिक भी उठकर तैयार हो गया। वो वापस सराय में जाने के लिए तैयार हुआ था और बाकी लोग चीन के शाही महल जाने के तैयार हो रहे थे। अभी सुबह का उजाला पूरी तरह से नहीं फैला था कि ये काफिला खानकाह से रवाना हो गया। एक मंजिल तय करने के बाद उन्होंने सराय के मालिक को दूसरी सड़क पर रवाना कर दिया। ये सड़क सराय के मालिक के गांव की तरफ जाती थी। स्वांग ने इससे कहा, तुम अकेले डरोगे तो नहीं? सराय के मालिक ने सीना ठोक कर कहा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो डरूंगा। पुजारी ने इसे छेड़ते हुए कहा, मियाँ गैबी चुड़ैल कुआं से बाहर आ चुकी है, हो सकता है वो रास्ते में तुम पर हमला कर दे। सराय के मालिक ने गर्दन अकड़ा कर कहा, अजी कहीं देखी हैं गैबी चुड़ैलें, बाप की कसम अगर वो मुझे रास्ते में मिल गई तो एक ही मुक्का मारकर इसका कचूमा निकाल दूंगा। सब कहका लगाकर हंस पड़े और सराय का मालिक अकेला रवाना हो गया। इसका गांव खानकाह से 2 पड़ाव के फासले पर था। ठीक इसी वक्त जब सराय का मालिक अलहदा सड़क पर अकेला चला जा रहा था, मारिया ने नाग के कान में कहा, नाग भाई मैं जरा सराय के मालिक की खबर लेकर तुम लोगों के साथ अभी आकर मिल जाती हूँ, फिक्र न करना। नाग मुस्कुरा दिया और मारिया सराय के मालिक के पीछे चल पड़ी। वो घोड़े को सरपट दौड़ाए चला जा रहा था। कच्ची सड़क और पथरीली सड़क थी, इसलिए घोड़ा खूब दौड़ रहा था। मारिया ने भी कुछ फासले पर इसके पीछे घोड़ा लगा दिया। वो जल्द सराय के मालिक से दो हाथ करना चाहती थी। इसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो उसके पीछे घोड़ा दौड़ाती चली जाती। आखिर इसे वापस भी जाना था। मारिया किले के ऊपर से होकर सराय के मालिक के आगे जाकर सड़क किनारे खड़ी होगी और इसका इंतजार करने लगी। जब इसने दूर से सराय के मालिक को घोड़े पर आते देखा तो वो सड़क के दरमियान में आकर खड़ी हो गई। सराय के मालिक का घोड़ा करीब आया तो मारिया अपने घोड़े से भागे खींच कर उसे रोक लिया। इसका घोड़ा जोर से हिनहनाया। सराय के मालिक का घोड़ा और दूसरे घोड़े की हिनहनाहट सुनकर बदक गया और सराय के मालिक को नीचे गिरा दिया। खुद एक दरख्त के नीचे जाकर रुक गया। सराय का मालिक भी परेशान हो गया क्योंकि एक और घोड़े की हिनहनाहट इसने भी सुनी थी, अगर घोड़ा नजर नहीं आ रहा था। इसे अचानक गैबी चुड़ैल का ख्याल आया। वो डर कर अपने घोड़े की तरफ भागा, मगर मारिया ने कमंद हाथ में लेकर जोर से इस पर फेंकी। सराय का मालिक इस कमंद में फंस कर रह गया। मारिया ने गर्ज कर कहा, मैं गैबी चुड़ैल हूँ, तुझसे बदला लेने आई हूँ, बोल अब मुझसे 2 हाथ करने की जरूरत है करेगा? सराय का मालिक का रंग पक हो गया। इसकी टांगे कांपने लगी। इसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो गैबी चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, उससे सख्त गलती होगी, माफ कर दो। अब कभी तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकालूंगा। मारिया ने गर्ज कर से कहा, नहीं हरगिज नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा
अभी सारा खून निकाल कर पी जाऊंगी। सराय का मालिक सजदे में गिर पड़ा। देवताओं के लिए मेरी खिताब बख्श दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। और सराय का मालिक सजदे में गिर पड़ा। मारिया ने कह कर लगाकर रस्सी को जोर से खींच कर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बदजुबानी की सजा जरूर दूंगी, चलो इस दरख्त के पास चलो। सराय का मालिक सहम कर दरख्त के साथ लग कर खड़ा हो गया। मारिया ने इसके गिर्द रस्सा लपेट कर से कस कर बांध दिया और कहा, जब कोई राहगीर आकर तुम्हारी मदद नहीं करता तुम इसी जगह सड़ते रहोगे। देवताओं से दुआ करो कि कोई जल्द मुसाफिर इधर से गुजरे, क्योंकि वही तुम्हें इससे निजात दिलाएगा। मैं जा रही हूँ। मारिया ने एक कहका लगाया और घोड़े पर सवार होकर वापस मुड़ गई। इस अरसे में पुजारी स्वांग के साथ नाग और अंबर सफर करते काफी आगे निकल गए। मारिया ने भी इनके पीछे पीछे घोड़ा डाल दिया और बड़ी तेज रफ्तारी से सफर तय करने लगी। धूप खूब निकल आई थी। मौसम खूब गर्म था। दोपहर के वक्त मुसाफिरों ने रास्ते में एक चश्मे के किनारे पड़ाव डाल दिया। यहाँ उन्होंने खाना निकाल कर खाया। खाना खाकर वो चलने की तैयारियां कर रहे थे कि मारिया भी वहाँ पहुँच गई। वो जानबूझकर इनके पीछे पीछे रहना चाहती थी, लेकिन जरा आगे जाकर इसने अंबर के कान में कह दिया कि मैं आ गई हूँ। अंबर ने चुपके से नाक को इत्तला कर दी कि मारिया वापस आ गई है। ये छोटा सा काफिला फिर रवाना हो गया। खानकाह से चीन के दारुल हुकूमत का सफर बड़ा लंबा था। रास्ते में उन्होंने कई पहाड़ और दरिया और जंगल को अबूर करने थे। जारी सवांग रास्ते के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसका अंदाजा था कि वो कैथे में पहुंच जाएंगे। रास्ते में पुजारी स्वांग ने एक मुकाम पर अपने एक घुड़ीले जासूस से भी मुलाकात करनी थी, जो इनके लिए चीन में काम कर रहा था। अंबर और नाग को यह डर था कि कहीं वो गुरीला पहचान ले और इनका राज फाश न कर दे। इन्हें अपनी जिंदगी के बारे में कोई फिक्र ना थी। अंदेशा था तो ये कि फिर शहजादा वलीअहद की जिंदगी खतरे में रहेगी। अंबर ने बातों ही बातों में पुजारी सवांग से पूछा, भाई वो गुरीला कौन है और उसका नाम क्या है? पुजारी ने कहा, इसका नाम हकान है और वो एक अरसे से हमारे लिए यहाँ जासूसी कर रहा है। हकान का नाम सुनते ही अंबर को कुछ तशवीश हुई, क्योंकि इसी नाम के एक गुरीले से इनकी हीरो की चोरी की सिलसिले में शाही महल में वास्ता पड़ चुका था। अगर ये वही हकान था तो इसे मालूम था कि अंबर और नाग शहंशाह चीन और मलकाए चीन के आदमी हैं, उनके गुरीले नहीं हैं। अंबर ने नाग से रस्ते में हकान नाम के गुरीले के बारे में जिक्र किया। इसने भी यही कहा कि वो शख्स जरूर इन्हें जानता होगा। बहरहाल इसका फैसला सफर के दौरान हकान के गांव में जाकर ही किया जा सकता है कि वो शख्स कौन है, वो अंबर और नाग को जानता भी है या नहीं। सफर जारी रहा। मंजिलों पर मंजिलें गुजरते गई। रात उन्होंने एक जंगल में बसर की। सुबह को वो फिर सफर पर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक जगह खाना खाया, घोड़ों को दाना खिलाकर पानी पिलाया, खुद भी आराम किया और घोड़ों को भी खुला छोड़ दिया। शाम को सफर पर रवाना हो गए और आधी रात तक सफर तय करते रहे। आधी रात गुजर जाने के बाद वो एक जगह मैदान में सो गए। अंबर इस दौरान में चोरी चोरी मारिया को खाना देता रहा। रात को वो सोते रहे। सुबह फिर आगे रवाना हो गए। इसी तरह सफर करते करते इन्हें 3 दिन गुजर गया। अब हकान का गांव करीब आ रहा था। सवांग ने एक पहाड़ की ढलान से उतरते हुए अंबर को दूर से नीचे वादी में एक मकान दिखाया, जिसकी छत पर गंदम के गट्ठे पड़े सूख रहे थे। वो देखो, मकान हकान का है, जो हमारा बेहतरीन जासूस है और बड़ी देर से हमारे लिए यहाँ काम कर रहा है। सरदार को इस पर बड़ा भरोसा है। क्या तुम इसे नहीं जानते? इसे तो हमारे कबीले के सभी लोग जानते हैं। अंबर ने झूठ मूठ ही कह दिया। अरे हाँ, मकान देखकर याद आ गया, इसका नाम तो मैंने कई बार सरदार की जुबान से सुना है। वो भी कहा करता है कि हकान रौंदा की वादी में रहता है और बड़ा वफादार जासूस है। जारी सवांग ने मुस्कुरा कर कहा, जब भी मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि तुमने इसका नाम ना सुना हो, इसको जानते ना हो। इसके नाम से तो हुन कौम प्रस्तुं का बच्चा बच्चा वाकिफ है। नाग, तुम भी इसे जानते हो ना? नाग ने फौरन जवाब दिया, भाई स्वांग, हकान को भला कौन नहीं जानता? वो तो हमारा बड़ा वफादार इंसान है। हमारी मंगोल कौम को इस पर फख्र है। हम तो इसकी वफादारी और मोहब्बत के हमेशा गुण गाते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, आपके साथ सफर करते हुए हकान की जियारत नसीब हो रही है। अंबर ने नाग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, नाग बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हकान से मुलाकात करने वाले हैं, वरना ऐसे बहादुर गुरीलों का दीदार भला कब किसी को मिलता है। पुजारी स्वांग ने खुश होकर कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम भी हकान से इतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ। हकान बेशक हमारी कौम का कीमती बेटा है। इसने कई बार अपनी जान हथेली पर रखकर मंगोल कबीले के अवाम के लिए काम किया है। नाग ने झट कहा, भला ऐसे लायक बेटे को कौन सी कौम भुला सकती है? पुजारी स्वांग कहने लगा, शायद तुम्हें मालूम ना हो, हकान पहला मंगोल गरीला है जिसने अपनी कौम और वतन के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया है। हम इस पर जिस कदर भी फख्र करें कम है। पुजारी जिस हकान की तारीफ कर रहा है, अगर ये वही हकान निकला जिसे वो जानते हैं और जो इनको जानता है, तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। हकान से मुलाकात होकर ही रहनी थी। पुजारी स्वांग हकान की तारीफ में जमीन और आसमान एक कर रहा था।
بس اب کچھ دیر میں ہم حقان کے مکان میں پہنچنے والے ہیں۔ وہ یہاں اکیلا رہتا ہے۔ اس نے کسان کا بیس بدل رکھا ہے، جس کی اپنی تھوڑی سی زمین ہے اور جو اپنی زمین کی آمدنی پر بڑی کناعت سے گزارا کر رہا ہے، لیکن یہ بات یہاں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ چینی قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پجاری سوانگ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ امبر اور ناگ کو اس کا کہکا بہت برا لگا۔ پجاری کہنے لگا، دوپہر کا کھانا ہم حقان کے گھر پر ہی کھائیں گے۔ ناگ نے پوچھا، اسے ہماری اطلاع تو نہیں ہے؟ سوانگ نے کہا، اطلاع کیسے دیتے بھائی؟ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں جلدی سے خانقاہ سے کوچ کرنا پڑا، مگر کوئی بات نہیں، ہم بغیر اطلاع دیے بھی حقان کے ہاں پہنچ سکتے ہیں، اور جاسوس گریلے تو اطلاع دیے بغیر ہی پہنچا کرتے ہیں۔ امبر اور ناگ بڑے گھبرائے کہ اب کیا ہوگا؟ اگر سچ مچ وہی حقان ہوا جو اسے جانتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ ان کا راز تو فاش ہو جائے گا۔ حقان انہیں دیکھتے ہی پجاری سوانگ کو کہہ دے گا کہ یہ دشمن کے آدمی ہیں، انہیں فوراً گرفتار کر لو، معاملہ سارے کا سارا چوپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حقان کے گھر پہنچنے سے پہلے ماریا سے مشورہ کرے۔ مشورے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سفر کرتے کرتے رک جائے۔ چنانچہ اس کا حل امبر نے ڈھونڈ نکالا۔ اس نے اچانک ایک چیخ ماری اور گھوڑے پر سے نیچے گر پڑا۔ پجاری سوانگ نے ایک دم اپنا گھوڑا روک لیا اور امبر کو اٹھا کر اس کا سر سہلانے لگا۔ خیریت تو ہے نا امبر؟ امبر کیا ہو گیا بھائی؟ امبر نے آنکھیں کھول کر کہا، مجھے کوئی عورت نظر آئی ہے جس کے بڑے لمبے لمبے دانت ہیں اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں، میں ڈر گیا تھا۔ سوانگ جاری نے کہا، ضرور یہ وہی غیبی چڑیل ہوگی، وقت ہمارا برابر پیچھا کر رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، تم آرام کرو، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ امبر نے کہا، میرا سر درد کے مارے پھٹا جا رہا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کسی طرح جنگل میں سے چندن بوٹی تلاش کر کے لائی جائے۔ اس بوٹی کو اگر میں پانی کے ساتھ کھا لوں گا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پجاری سوانگ نے کہا، وہ بوٹی کہاں ملے گی؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اسے جنگل سے توڑ کر لے آتا ہوں۔ امبر نے یوں ہی جھوٹ موٹ اسے بوٹی کی شکل بتا دی۔ پجاری سوانگ قریب کے جنگل میں بوٹی تلاش کرنے چلا گیا۔ امبر اور ناگ نے ماریا کو اپنے پاس بلایا اور ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ اس کے بعد اس سے مشورہ لیا۔ ماریا نے کہا، ضرور یہ وہی حقان ہے اور ہم وہاں جا کر ایک زبردست مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اگر ہم حقان اور پجاری کو ہلاک بھی کر دیں تو ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا۔ اس ملک میں سینکڑوں منگول گوریلے کام کر رہے ہیں۔ منگول کسی دوسرے گوریلے کے سپرد یہ کام کر دے گا کہ وہ ولی عہد کو قتل کر دے اور ہمیں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ گوریلا کون ہے۔ ناگ بولا، پھر کیا کریں؟ اس صاحب میں مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ماریا کہنے لگی، یہی ہو سکتا ہے کہ میں پہلے جا کر پتہ کر لیتی ہوں کہ حقان کون ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ میں حقان کی شکل سے واقف نہیں ہوں، اسے صرف تم دونوں ہی جانتے ہو، اس طرح میرا وہاں جانا بے معنی ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ دور سے انہیں پجاری سوانگ آتا دکھائی دیا۔ امبر نے ماریا سے کہا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، سوانگ آ رہا ہے، تم پیچھے چلی جاؤ۔ اب سوانگ ان کے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سارے جنگل میں چندن بوٹی کہیں نہیں ملی۔ امبر نے کہا، سارے جنگل میں چندن بوٹی کہیں بھی نہیں ہے؟ امبر نے کہا، اس کے سر کے درد ٹھیک ہو گئی ہے، اب چندن بوٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور یہ قافلہ حقان کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ حقان کا گھر بالکل قریب آ گیا تھا۔ دوپہر کے وقت یہ لوگ حقان کے گھر پہنچ گئے۔ سوانگ پجاری آگے آگے تھا، امبر اور ناگ پیچھے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ماریا چلی آ رہی تھی۔ امبر ناگ پریشان تھے کہ اگر حقان نے انہیں پہچان لیا تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ حقان کا مکان ایک معمولی دیہاتی کسان کا مکان تھا۔ کچی دیواروں کے اوپر گھاس کی چھت تھی۔ باہر آنگن میں ایک بھینس بندھی چارہ کھا رہی تھی۔ سوانگ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوجوان دیہاتی نے دروازہ کھولا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سوانگ نے کہا، حقان کہاں ہے؟ ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ نوجوان بولا، وہ ابھی ساتھ والے گاؤں میں سبزی ترکاری لینے گئے ہیں، آپ کو ضروری کام ہے تو انتظار کریں، میں اسے جا کر بلا لاتا ہوں۔ سوانگ نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے کر تم حقان کو جا کر ہماری خبر کر دو، بلکہ اسے ساتھ لے کر آؤ، کہنا خانقاہ کا بڑا پجاری اور اس کا دوست ملنے آئے ہیں۔ نوجوان دیہاتی نے کہا، ابھی کھانا حاضر کرتا ہوں۔ کوٹری میں جا کر وہ تشت میں روٹیاں، ساگ، چٹنی اور دودھ لے کر آ گیا۔ یہ سوکھی روٹی حاضر ہے، تناول فرمائے، میں ابھی جا کر حقان کو خبر کرتا ہوں، بلکہ اسے ساتھ ہی لے کر آتا ہوں۔ نوجوان چلا گیا۔ امبر، ناگ اور پجاری سوانگ کھانا کھانے لگے۔ امبر اور ناگ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ حقان گھر پر نہیں تھا۔ ناگ نے ماریا کے لیے چوری چوری روٹی اور ساگ بچا کر الگ رکھ لیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ چشمے پر پانی پینے اور ہاتھ منہ دھونے کے بہانے گیا۔ ماریا قریب ہی بھوکی بیٹھی تھی۔ ناگ نے آہستہ سے ماریا کو آواز دی۔ ماریا نے کہا، میں یہاں ہوں ناگ بھائی، اس ٹیلے کے پتھر کے پاس، میں تمہارے لیے روٹی لایا ہوں ماریا بہن۔ ماریا بولی، ٹھیک ہے، یہاں رکھ دو، بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ کیا حقان گھر پر نہیں ہے؟ ناگ نے کہا، نہیں مگر ایک نوجوان اسے ساتھ والے گاؤں سے بلانے کے لیے چلا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں، حقان ہمیں آتے ہی
पहचान लेगा और हम एक और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। स्वांग के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी और हमारा सारा मंसूबा हाथ में मिल जाएगा। मारिया खाना खाते हुए बोली, अगर तुम कहो तो मैं खाना खाकर इस देहाती नौजवान के पीछे जाती हूँ और रास्ते में ही हकान का काम तमाम कर देती हूँ। नाग ने कहा, अगर इसे मारे बगैर काम निकल सके तो ज्यादा बेहतर है। वो कौन सा तरीका हो सकता है? नाग कहने लगा, यही तो सोचने की बात है। मारिया ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है हकान जिस गाँव में गया है इस रास्ते में एक पहाड़ी नदी पर रस्से का पुल बंधा हुआ है। अगर हम किसी तरह से जाकर वो पुल गिरा दें फिर हकान इस तरह से हमें ना मिल सकेगा, क्योंकि नदी काफी चौड़ी है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। नाग ने कहा, यह तरकीब तुमने बड़ी अच्छी बताई है मारिया, बस इस पर अमल करो। हकान से बचने का यही एक तरीका है। अभी तुम जाकर तलवार से रस्सी का पुल काट डालो। मारिया खाना खाकर उठी और घोड़े पर सवार होकर नदी के पुल की तरफ दौड़ पड़ी। इसका अंदाजा बिल्कुल सही था। दोनों गांवों के दरमियान एक तेज रफ्तार पहाड़ी नदी थी जिसके ऊपर जाल की तरह छोटा सा रस्सियों का पुल बना हुआ था। ये वही नौजवान था जो हकान को बुलाने के लिए जा रहा था। मारिया इसके करीब से निकलकर आगे आगे आ गई। वो पुल की तरफ चला जा रहा था। मारी घोड़े से उतरकर इसने तलवार निकाली और दरख्त के साथ बंधा हुआ पुल का रस्सा काटने लगी। रस्सा काफी मजबूत था लेकिन इसकी तलवार भी बहुत तेज थी। इसने जल्दी जल्दी रस्सा काटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ देहाती नौजवान भी जल्दी जल्दी रास्ता तय करता हुआ की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मारिया को वो नौजवान कुछ फासले पर अपनी तरफ आता दिखाई दे रहा था। मारिया ने तलवार के पे दर पे 2-3 हाथ से वार किए और रस्सा कट गया। रस्से के कटते ही रस्सियों का पुल नदी में गिर गया। मारिया घोड़े पर सवार होकर हटकर खड़ी होगी। देहाती नौजवान करीब आया, ये देखकर हैरान रह गया कि किसी ने पुल काट कर गिरा दिया है। वो ताज्जुब से इधर उधर देखने लगा कि ये काम इस इलाके में कभी नहीं हुआ। लेकिन अब वो नदी के दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। नदी अबूर भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि पानी इस कदर तेज था कि अगर वो इसमें उतर जाता तो पानी का रेला इसे तिनके की तरह बहाकर अपने साथ ले जाता। वो कुछ देर वहाँ खड़ा सोचता रहा और कि क्या किया जाए। फिर वो नाउम्मीद होकर मुड़ा और गांव की तरफ चल पड़ा। वहाँ मकान पर अंबर, नाग और स्वांग हकान का इंतजार कर रहे थे। नाग ने चुपके से मौका मिलते ही सारी स्कीम अंबर को बता दी। हाथी नौजवान ने जब आकर बताया कि किसी ने रस्सियों का पुल काट दिया है और हकान के पास गांव में नहीं जा सका तो वो हैरान रह गए। अंबर ने पूछा, ये पुल किसने काट दिया? पहले भी कभी ऐसा यहाँ वाकया हुआ है? हाथी नौजवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये सारी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि पुल तोड़ दिया गया है। पुल तो सालों से इसी तरह चला आ रहा था। स्वांग ने कहा, ये काम किसका हो सकता है? हाथी नौजवान, यहाँ हमारे मुल्क में हमारे दुश्मन कौम गुरीले आजकल बड़ी सरगर्मियां दिखा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये काम इन्हीं के गुरीलू का है। स्वांग ने सोचा कि हो सकता है इनके गुरीलू ही ने ये काम किया हो, मगर जो कुछ हुआ था अब वो हकान से नहीं मिल सकते थे। दूसरी तरफ अंबर और नाग इसे कह रहे थे कि हमें आगे चलना चाहिए और हकान को मिलने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। स्वांग ने कहा, हकान का मिलना बहुत जरूरी था। इससे शहजादे के कत्ल के बारे में बहुत कुछ मशवरा लेना था, मगर अब क्या हो सकता था? पुल टूट चुका है। जाहिर है सिवाय आगे चलने के हम और कुछ नहीं कर सकते, मगर सवाल यह है कि हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? नाग ने कहा, मगर हम तो नदी के साथ साथ सफर करेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है एक मकाम पर हमें इसे नदी को गबूर करना होगा। देहाती नौजवान ने कहा, यहाँ से अगर आप 2 दिन की मुसाफत पर नदी के साथ साथ चलते जाएं तो एक जगह पर लकड़ी का पुल मिलता है। स्वांग ने अंदेशे का इजहार किया, क्या मालूम गुरीलू ने इस पुल को भी तबाह कर दिया हो। अंबर जट बोला, ये तो हमें वहाँ चलकर ही पता चलेगा। अगर पुल तोड़ दिया गया होगा तो हम वहाँ जाकर कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। स्वांग कहने लगा, ठीक है, फिर चलो यहाँ से आगे चले। अब हमें एक जगह रुकना तो नहीं, हम एक अहम काम पर निकले हुए हैं। स्वांग ने देहाती नौजवान से खिताब करते हुए कहा, दोस्त, पुल तैयार हो जाने के बाद हकान यहाँ आए उसे कहना कि इसके खानकाह के दोस्त आए थे और आगे चीन के दारहुकूमत की तरफ चले गए हैं। इसे कहना हम वापसी पर इसे जरूर मिलेंगे और एक खुशखबरी भी सुनाएंगे। देहाती नौजवान ने झुक कर कहा, बहुत अच्छा जनाब, मैं उनके आते ही आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अंबर, नाग और स्वांग इस गांव से भी निकल गए। मारिया इनके पीछे पीछे आ रही थी। अंबर और नाग ने लाख लाख खुदा का शुक्रिया अदा किया कि मारिया की अक्लमंदी और हिम्मत ने इन पर मुसीबत आते आते टाल दी। अगर वो ये काम ना करती और रस्सियों का पुल ना काटती, इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। इनका सफर एक बार फिर शुरू हो गया। शाम तक दामन में इसी तेज रफ्तार नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया। नदी में पहाड़ों का शफाफ पानी शोर मचाता, पत्थरों से टकराता, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ बहता चला जा रहा था। उन्होंने फासले फासले पर बिस्तर लगा लिए। यहाँ मौसम ठंडा था। आग जलाकर उन्होंने खाना पकाया। खाना खाकर स्वांग अंबर और नाग से बातें करने लगा। नाग ने यहाँ भी खाना छुपाकर चुपके से दूर बैठी हुई मारिया को दे दिया।
سوانگ کہہ رہا تھا ابھی 7 روز کا سفر باقی ہے، اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو خیال ہے کہ سفر چھٹے روز ہی ختم ہو جائے گا اور ہم چین کے دارالحکومت کیتھے پہنچ جائیں گے۔ امبر بولا مجھے یقین ہے کہ ہمارا سفر جلد ختم ہو جائے گا۔ سوانگ نے پوچھا یہ ناگ ادھر بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ امبر نے جلدی سے کہا اس کی عادت ہے، وہ کھانا کھا کر کچھ دیر الگ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ سوانگ نے کہا جب بھی میں حیران تھا کہ یہ ہر دفعہ کھانے کے بعد الگ جا کر کیوں بیٹھ جاتا ہے اور کسی سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ امبر بولا میں خود اس کی عادت سے کبھی تنگ آ جاتا ہوں مگر 1000 بار منع کرنے پر بھی اس کی یہ عادت نے دور نہیں ہوتی۔ اچھا میں جا کر بلا کر لاتا ہوں۔ امبر اٹھ کر ناگ کے پاس آ گیا اور بولا ناگ بھائی اب ماریا بہن سے باتیں کرنی بند کرو، سوانگ کو ہاں کہیں شک نہ ہو جائے۔ ماریا بہن تم بھی اب آرام سے سو جاؤ، صبح ناشتے کے وقت ملاقات ہوگی۔ ماریا نے کہا امبر بھائی میں نے غائب ہو کر آپ کو مصیبت میں پھنسا دیا ہے، میں خود بھی تنگ آ گئی ہوں مگر کیا کروں، اب یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خدا جانے جادوگر کون سا کالا علم پڑ رہا تھا کہ مجھ پر پھونکا، میں سب کو دیکھتی ہوں مگر کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس شے کو بھی ہاتھ میں لیتی ہوں غائب ہو جاتی ہے۔ امبر نے کہا ایسا نہ کہو ماریا بہن، میں اس وقت تمہارا غائب ہونا ہمارے لیے بڑی رحمت کا باعث ہے، اگر تم غائب نہ ہوتی تو حقان ہمیں پکڑ لیتا اور ہم ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے، ابھی تو تم کچھ عرصہ غائب ہی رہو تو اچھا ہے۔ چلو ناگ واپس سوانگ کے پاس چلتے ہیں، میں نہیں چاہتا کسی ہم پر ابھی سے کسی قسم کا شک پڑ جائے۔ چلو بھائی اچھا ماریا بہن اب تم آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی، شب بخیر شب بخیر۔ امبر اور ناگ اٹھ کر سوانگ پجاری کے پاس آگئے جو آگ کے پاس کھانا کھانے کے بعد لیٹا اونگنے لگا تھا۔ امبر اور ناگ بھی اس کے قریب ہی کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تینوں گہری نیند سو چکے تھے۔ ادھر ماریا کو بھی نیند نے آ لیا اور وہ بھی کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ پیارے لسنرز، بول ٹول کیا کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔